हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू हिस्ट्री क्लास। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट्स देखेंगे। बेसिकली लास्ट क्लास में हमने कुछ पीजेंट्स मूवमेंट कवर किए थे। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, रॉलेट एक्ट, उससे रिलेटेड जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली बॉम्बिंग, बेसिकली सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट्स। सो आज की सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगलर मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली आजादी के लिए अलग अलग समय पे भारत में हुए थे। सो ये हमारी लिस्ट होगी। इन इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। The image used in our side deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property right of the original creator and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and you have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. So हमारे साइड डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला रिवोल्ट, विच इज नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857 और फर्स्ट पब्लिक रिवोल्ट इन इंडिया। सो 1857 के रिवोल्ट को सिपाही म्यूटिनिटी, बेसिकली जो भारत के सिपाही थे उनका द्वारा किया गया पहला विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो आपको 1857 का रिवोल्ट देगा या आपको सिपाही म्यूटिनिटी के नाम से भी इस रिवोल्ट को कई बार पूछा गया है। तो समझते हैं क्या रीजंस रहे, क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स बन सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 1857 के रिवोल्ट से। सो यहाँ हम ज्यादा थ्योरी ना डिस्कस करके मेजरली टेक्निकल पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे एग्जाम्स में जो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सो सबसे पहले सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? So V. Palmerston was the Prime Minister of Britain during the time of 1857 revolt. तो विस्काउंट पाल्मस्टन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे 1857 का रिवोल्ट जिस टाइम पे भारत में हुआ था। सो इनके टर्म की बात करें, इनकी ये थर्ड टर्म थी और ये 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर रहे थे। क्लियर? नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट ने या भारत के लोगों ने जो ये रिवोल्ट स्टार्ट किया था, उसके लिए सिंबल क्या रखा गया था? तो लोटस एंड ब्रेड। सो भारत में जब 1857 का रिवोल्ट स्टार्ट होता है तो उसको कमल और रोटी के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है सिंबल ऑफ 1857 रिवोल्ट या 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? सो भारतीय जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने कमल और रोटी को अपना सिंबल रखा था। सिग्निफिकेंस क्या रहा इसका? बेसिकली इट सर्कुलेट अमंग इंडियन सोल्जर्स, ये भारतीय सिपाही और सोल्जर्स के बीच में सर्कुलेट हुआ था। और बेसिकली सिविलियंस एज सिंबल ऑफ यूनिटी एंड रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो सिविलियंस ने इसे यूनिटी, बेसिकली एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट, जिस टाइम पे 1857 का रिवोल्ट हुआ, भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट पर कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत में गवर्नर जनरल थे। तो 3 पॉइंट्स हमें सिंपली समझ आए हैं। पीएम ऑफ ब्रिटेन पामस्टन थे, सिंबल था रोटी एंड कमल, एंड इस टाइम पे भारत में गवर्नर जनरल की पोस्ट पर थे ब्रिटेन लॉर्ड कैनिंग। सो लॉर्ड कैनिंग की बेसिकली टेन्योर में भारत में 1857 का रिवोल्ट हुआ था। सो लॉर्ड टेनिन कैनिंग की टर्म की अगर मैं बात करूं, इसे चार्ल्स जॉन कैनिंग के नाम से भी जाना जाता था, जो फर्स्ट अर्ल कैनिंग था। अर्ल से मतलब क्या है? ब्रिटेन में पोस्ट हुआ करती थी मार्क्वीज, ड्यूक, अर्ल। तो ये ऑफिसर्स की रैंक हुआ करती थी ब्रिटेन में। तो ये पहला अर्ल की पोस्ट पर था ब्रिटेन में, जो आगे चल के भारत में गवर्नर जनरल बनेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट। इसकी भूमिका क्या रही, रोल क्या रहा? ही इम्प्लीमेंटेड मैनी पॉलिसीज एंड एक्शन टू सप्रेस द रिवोल्ट। तो रिवोल्ट को दबाने के लिए इसने बहुत सारी पॉलिसीज और बहुत सारे ऑर्डर्स लागू किए थे।
क्लियर? ओके। सो आगे समझते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। अब क्या-क्या कारण रहे? बेसिकली ये रिवोल्ट स्टार्ट क्यों हुआ था? सो अगर हम इस रिवोल्ट को देखें तो 1857 के रिवोल्ट के पीछे बहुत सारे कारण थे। सो यहाँ पर हम समझेंगे मेजर रीजन ऑफ रिवोल्ट, ये विद्रोह स्टार्ट क्यों हुआ, क्या कारण थे इस रिवोल्ट के, जिसमें हम कुछ इकोनॉमिकल रीजन समझेंगे, पॉलिटिकल रीजंस, मिलिट्री रीजन, सोशल रीजंस एंड प्रेजेंट रीजन समझेंगे। अब थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, ऐसा इसे फर्स्ट पब्लिक रिवोल्ट कहा गया। क्यों फर्स्ट पब्लिक रिवोल्ट कहा गया? पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं, क्योंकि इससे पहले पब्लिक ने मिलकर इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं किया था। इससे पहले ब्रिटिश के अगेंस्ट सिर्फ प्रिंसली रूलर्स ही लड़ रहे थे, या प्रिंस जो राजा हुआ करते थे वही ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल कर रहे थे। तो कहीं न कहीं इस बैटल में आम जनता भी आएगी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करेगी, इसलिए इसे फर्स्ट पब्लिक रिवोल्ट फॉर फ्रीडम इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सो क्या कारण रहे होंगे? तो पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि पब्लिक एकदम से रिवोल्ट नहीं करेगी, पीछे कुछ कारणों की वजह से पब्लिक बहुत परेशान होगी, जिस वजह से वो एक मौका ढूँढेगी कि एक मौका मिले और ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दें। तो सबसे पहला रीज़न था इकोनॉमिक रीज़न। सो इकोनॉमिकली हम पढ़ते आ रहे हैं कैसे ब्रिटिश ने हैवी टैक्सेशन लागू कर दिया था। जो भारतीय किसान थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेशन कर दिया था, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ा रीजन था इकोनॉमिकल में। जो भारत के छोटे और लघु उद्योग थे उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था। ब्रिटिश नई नई लैंड रिवेन्यू पॉलिसीज लेके आ रही थी, भूमि राजस्व नीतियां लेके आ रही थी, जिसके अंडर जो छोटे किसान थे उनके ऊपर लगातार टैक्स को बढ़ाया जा रहा था। सो इन कारणों की वजह से, और ये कुछ इकोनॉमिकल रीजंस थे, कहीं ना कहीं भारत की जनता ब्रिटिश से परेशान थी। सेकंड पॉलिटिकल रीजन, अगर मैं पॉलिटिकल रीजन की बात करूं तो ब्रिटिश ने सतारा को कैप्चर कर लिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू। अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या थी? इसको डलहौजी ने स्टार्ट किया था 1848 में, और 1856 में आगे चल के कैनिंग इसे बंद करेंगे। सो था क्या बेसिकली, अगर कोई भी भारतीय राजा है जिसके आगे सक्सेसर नहीं है, आगे कोई वंशज नहीं है, बेटा नहीं है, तो उसका एम्पायर डायरेक्टली ब्रिटिश के अंडर आ जाएगा। उसको अपना पूरी सल्तनत अपनी डेथ के बाद ब्रिटिश को सौंपनी पड़ेगी अंडर डॉक्ट्राइन लैप्स ऑफ डलहौजी। और वो कोई बच्चा भी अडॉप्ट नहीं कर सकता, कोई लड़का कोई वारिस अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो इसके थ्रू उन्होंने सतारा, अवध, बहुत सारे रीजन्स को कैप्चर कर लिया था। सेकंड पॉलिटिकल रीजन में मैसूर पे कब्जा हो गया, बंगाल पे कब्जा हो गया, सिख एम्पायर पे कब्जा हो गया, कहीं ना कहीं धीरे धीरे मराठास पे कब्जा हो गया। तो पॉलिटिकली बहुत बड़ा एरिया ब्रिटिश के अंडर आ गया था, जिससे भारतीय लोग परेशान थे। उसके साथ साथ जो भारत में इंडियन रूलर्स थे, जो प्रिंसली स्टेट थे, उनको भी बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बेसिकली ब्रिटिश डील करते थे। तो भारतीय जो शासक थे उनका अनादर हो रहा था। उसके साथ साथ डॉक्ट्राइन लैप्स ऑफ डलहौजी वन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल रीजन रहा। मिलिट्री रीजन, अब मिलिट्री रीजन समझ लेते हैं। अब देखो होता क्या था, जो ब्रिटिश मिलिट्री थी उसमें दो तरह के सोल्जर्स होते थे, एक ब्रिटिश सोल्जर्स और एक इंडियन सोल्जर्स। तो इंडियन सिपाही भी ब्रिटिश आर्मी में हुआ करते थे। तो इंडियन जो सोल्जर्स थे उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट होता था। कैसे डिस्क्रिमिनेट होता था? इंडियन सोल्जर्स को माथे पे तिलक लगाना अलाउ नहीं था। उसके साथ साथ जो मुस्लिम्स हुआ करते थे उन्हें बियर्ड रखना अलाउ नहीं था। उसके अलावा एक रेशियो चलता था 6:1, हर 6 इंडियन सोल्जर्स पर एक ब्रिटिश सोल्जर होता था निगरानी के लिए। उसके अलावा आगे चल के ब्रिटिश ने पोस्टल एक्ट पास किया। इस पोस्टल एक्ट के अंडर ब्रिटिश ने मैंडेटरी कर दिया कि कोई भी इंडियन सोल्जर्स फ्री में ना तो कोई लेटर रिसीव कर सकता है, ना ही कोई लेटर सेंड कर सकता है। तो इन सब कारणों से कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश मिलिट्री में भारतीय सोल्जर्स थे, इंडियन सोल्जर्स थे, वो भी परेशान थे। तो कल्चरल इनसेंसिटिविटी भी एक रीजन रहा। सांस्कृतिक असंवेदनशीलता, जो भारतीय सैन्य सोल्जर्स थे उनको सांस्कृतिक अपने तिलक लगाना अलाउ नहीं था, जनेऊ पहनना अलाउ नहीं था। उसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस थी इंडियन सोल्जर्स के लिए अगर वो ब्रिटिश आर्मी में काम करते हैं तो इन सब कारणों की वजह से जो मिलिट्री में इंडियन सोल्जर्स थे वो भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश से परेशान थे। सोशल एंड रिलीजियस रीजन, अब सोशल एंड रिलीजियस रीजन की बात करूं, सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट के अंडर ब्रिटिश ने अलाउ कर दिया था कि कोई भी क्रिश्चियन मिशनरीज मींस यूरोप से कोई भी संगठन जो क्रिश्चियन धर्म को प्रमोट करना चाहता है वो भारत में आ सकता है। उसके अलावा ब्रिटिश ने 1856 में
विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए, जिससे भारतीयों को लगता था सही इनिशिएटिव था, लेकिन भारतीयों को लगता था हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चाइल्ड मैरिज पे बैन लगा दिया था, ब्रिटिश आइडल वर्शिप के खिलाफ थे। तो ये कुछ सोशल एंड रिलीजियस रीजंस थे, जिस वजह से भारतीय कहीं ना कहीं सोशली और रिलीजियसली ब्रिटिश से परेशान थे, और भारतीयों को लगता था कि कहीं ब्रिटिश हमें क्रिश्चियनिटी में तो कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर। उसके अलावा सती प्रथा भी बंद कर दी गई थी विलियम बेंटिक राजा राम मोहन राय की हेल्प से। सो भारतीयों को लगता था कि हमारे ये कस्टम्स के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे रिवाजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो एक सोशल एंड रिलीजियस रीजन रहा। सो ये तो चार मेजर रीजंस थे, जिस वजह से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जो इंडियंस थे वो ब्रिटिश से परेशान थे। अब एक मौका मिला जिसे कहा गया इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। सो इमीडिएट कॉज क्या था? ब्रिटिश क्या करते हैं, लगभग 1856 के आसपास दिसंबर में एक नई गन इंट्रोड्यूस करते हैं। जो पुरानी ब्राउन बेस गन थी, उसकी जगह एक न्यू रॉयल एनफील्ड राइफल कार्टिलेज इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एक र्यूमर फैल जाता है कि उसमें काउ एंड पिग के बेसिकली मीट का यूज हुआ है, या फिर उसमें जो ग्रीस यूज हुआ है वो काउ एंड पिग के फैट से बना हुआ है। सो जिस वजह से जो हिंदू सोल्जर्स थे और जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो ऑफेंड हो जाते हैं। तो 1856 में ब्रिटिश ने एक गन इंट्रोड्यूस की, एनफील्ड राइफल कार्टिलेज, जिसमें ये अफवाह फैली कि काउ एंड पिग का फैट इस्तेमाल हुआ है। सो ये अफवाह धीरे धीरे, ये जो र्यूमर था, धीरे धीरे सभी बटालियंस में फैल गया। अब यहीं से एक पर्सनैलिटी निकल के आती है, मंगल पांडे। सो मंगल पांडे, वैसे तो इनका जन्म बलिया में हुआ था, बट ये वेस्ट बंगाल में 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। जो बैरकपुर में थे, नियर कलकत्ता, जो अभी कलकत्ता का पार्ट है, वहां पर ये एक सोल्जर थे। अब होता क्या है, जब मंगल पांडे तक ये न्यूज पहुंचती है तो मंगल पांडे इस गन को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं। अब मंगल पांडे इस गन को इस्तेमाल करने से मना करेंगे तो ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ इनकी आर्ग्यूमेंट होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट बाग को इंजर करेंगे और बटालियन छोड़ के भाग जाएंगे। आगे चल के ब्रिटिश सोल्जर्स इन्हें पकड़ते हैं और इन्हें फांसी पे चढ़ा देते हैं, और यही मेजर इंसिडेंस रहा 1857 के रिवोल्ट का। सो मंगल पांडे का योगदान देखते हैं, क्या योगदान रहा 1857 के रिवोल्ट में। सो मंगल पांडे सिपाही थे 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, बैरकपुर कलकत्ता में ये लोकेटेड थे। होता क्या है, 29 ऑफ मार्च 1857 को मंगल पांडे इस गन को इस्तेमाल करने से मना कर देते हैं, और ये ब्रिटिश सोल्जर लेफ्टिनेंट बाग को इंजर कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। आगे चल के मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है 8 ऑफ अप्रैल 1857 को। सो जैसे ही एक भारतीय सिपाही, एक भारतीय सोल्जर को अरेस्ट करके फांसी पे चढ़ाया जाता है, और बटालियंस में न्यूज क्या पहुंचती है कि एक इंडियन सोल्जर ने गन का इस्तेमाल करने से मना किया, तो ब्रिटिश आर्मी ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। तो अब ये न्यूज़ धीरे-धीरे अलग-अलग बटालियंस में पहुंचेगी, जिससे जो बटालियंस में इंडियन सोल्जर्स थे वो बहुत ज्यादा हताश होंगे, ब्रिटिश से बहुत ज्यादा परेशान होंगे, और मेरठ से इस रिवोल्ट को स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर। तो सिग्निफिकेंस देखते हैं 1857 के रिवोल्ट का। सबसे पहले इस रिवोल्ट को मेरठ से स्टार्ट किया गया। तो मेरठ की में बटालियन थी, वो क्या करती है, जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज करती है। उसके साथ साथ 10th ऑफ मई 1857 को मेरठ से एक पैदल मार्च निकालती है दिल्ली के लिए। तो रिवोल्ट अगर आपसे पूछे मेजरली कहाँ से स्टार्ट किया गया था, मेरठ की बटालियन ने स्टार्ट किया था। इनिशिएटिव कहाँ से आया था, मंगल पांडे की फांसी से। सो हुआ क्या, ब्रिटिश ने एक गन इंट्रोड्यूस की, मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से मना किया, आर्ग्यूमेंट हुआ, लेफ्टिनेंट बाग को इंजर किया उन्होंने, वो भागे, तो उन्हें अरेस्ट किया गया और फांसी चढ़ा दी गई। तो जितने भी सोल्जर्स थे भारत में वो इस इंसिडेंट से बहुत हताश हुए, बहुत परेशान हुए, और मेरठ से इस विद्रोह को स्टार्ट किया गया। सो मेरठ से होता क्या है, 10th ऑफ मई 1857 को मेरठ बटालियन, मेरठ कैंट के जितने भी सोल्जर्स थे वो एक पैदल मार्च निकालते हैं मेरठ टू दिल्ली, ताकि रास्ते में लोगों को जोड़ा जा सके। और मेरठ के पास जो ब्रिटिश का मेन सेंटर था वो दिल्ली था, और रिवोल्ट स्टार्ट करते हैं, जिसे सिपाही रेबेलियन के नाम से भी जाना जाता है, और मार्च टू दिल्ली। तो जैसा मैंने बताया, विद्रोह शुरू हुआ, सिपाहियों ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर कूच किया। क्लियर। सो दिल्ली में पहुंचेंगे। दिल्ली में पहुंचने के बाद जो मुगल रूलर थे, जो लास्ट मुगल रूलर रहे, बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर को दिल्ली पे कब्जा करते हैं, और बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक बनाया जाता है इंडियन सोल्जर्स की तरफ से।
क्लियर। सो ये दिल्ली को कैप्चर करेंगे, डिक्लेयर बहादुर शाह सेकंड एज अ एम्परर, सिंबलाइज द एंड ऑफ ब्रिटिश ईरा। तो यहाँ से ब्रिटिश ईरा को खत्म करने के लिए बहादुर शाह सेकंड को एम्परर बनाया जाता है। सो ये होती है रिवोल्ट की शुरुआत, और धीरे धीरे इसी तरह से करके ये रिवोल्ट पूरे नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट तक फैलता है। तो अब यहीं से मेजर लीडर्स निकल के आएंगे, जहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि 1857 के रिवोल्ट में कौन पर्सन कहां से लीड कर रहा था। तो मेरठ से स्टार्ट हुआ, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड को, बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया, और उसके बाद ये जो रिवोल्ट था ये ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हुआ। तो यहीं से कानपुर से नीडल निकल के आएंगे, जो थे नाना साहेब। तो आपको नाम याद रखना है, पूछा गया है 2022 में कि 1857 के रिवोल्ट में कानपुर से कौन लीडर थे, तो कानपुर से थे नाना साहेब। क्लियर। लखनऊ से बेगम हजरत महल लीड कर रही थी, तो जिन्हें रेजिडेंसी में घेराबंदी कर लिया गया, और आगे चल के बेगम हजरत महल की भी काफी बड़ी भूमिका रही। झांसी से हम सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई लीड कर रही थी। बरेली से खान बहादुर खां लीड कर रहे थे, और दिल्ली से बहादुर शाह जफर के साथ साथ उनके कमांडर इन चीफ बख्त खां भी लीड कर रहे थे। तो दो लोगों का नाम याद रखना है आपको दिल्ली से, बख्त खां एंड बहादुर शाह सेकंड। नेक्स्ट, बरेली से खान बहादुर खां, बेसिकली आगे चल के इन्हें 1858 में ये दबा दिया गया था पूरी तरह से। तो ये कुछ फेमस लीडर्स थे जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। अब इस मूवमेंट का बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकला। अब ये मूवमेंट तो अनसक्सेसफुल रहा। क्यों अनसक्सेसफुल रहा? क्योंकि इस मूवमेंट को आगे चल के ब्रिटिश ने दबा लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटेन में बैठे जो क्राउन थे उन्हें समझ आ गया था कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इसी तरह से भारत में शासन करेगी तो वो ज्यादा लंबे समय तक भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस रिवोल्ट के बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो डायरेक्ट चला जाता है ब्रिटिश क्राउन के पास। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी उसका रूल खत्म होता है और डायरेक्ट क्राउन का रूल स्टार्ट होता है। बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की गई भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि दोबारा से फ्यूचर में ऐसे रिवोल्ट ना आ सके। और कहीं ना कहीं 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश की गई थी, तो वो भी रिजल्ट था 1857 के रिवोल्ट का। क्लियर? ओके। सो समझ आया आपको 1857 का रिवोल्ट क्या रहा है? तो एक बार मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे भारत में गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रेड एंड रोटी, ब्रेड एंड कमल लोटस सिंबल था। पामस्टन ब्रिटेन में पीएम चल रहे थे। मंगल पांडे की फांसी के बाद मेरठ से रिवोल्ट स्टार्ट होता है, अलग अलग जगहों पे फैलता है, और बहुत सारे लीडर्स निकल के आते हैं जो हमने डिस्कस किया। अच्छा, ये रिवोल्ट सक्सेसफुल तो नहीं रहा, बट कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट ने भारतीय लोगों के अंदर एक उत्साह जगा दिया, एक चाह जगा दी कि हम चाहें तो ब्रिटिश से आजादी ले सकते हैं। रिवोल्ट के डिक्लाइन के क्या रीजंस थे? अगर हम डिस्कस करें कि क्यों ये रिवोल्ट डिक्लाइन हुआ, तो इस रिवोल्ट के डिक्लाइन के पीछे मेजर रीजंस थे कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। उसके अलावा जो रिच फैमिलीज थी वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रही थी, जो पुअर फैमिलीज थी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, तो सिर्फ मिडल जो फैमिलीज थी उनका सपोर्ट मिला। उसके अलावा ब्रिटिश का कब्जा ऑल ओवर इंडिया में था, और ये मूवमेंट सिर्फ नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट हुआ था, जिस वजह से ये मूवमेंट फेल रहा। बट हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे ब्रिटिश पॉलिसीज में आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। क्लियर? तो समझ आया होगा आपको क्या रहा था रिवोल्ट ऑफ 1857। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अब अगले टॉपिक रॉलेट एक्ट की तरफ। क्या था रॉलेट एक्ट, क्यों लाया गया रॉलेट एक्ट, ये समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या था रॉलेट एक्ट? अगर मैं वन लाइन में बात करूं, सो रॉलेट एक्ट को 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिश के थ्रू एक एक्ट लाया गया था, एक कानून लाया गया था जिसे रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। रॉलेट एक्ट भारत में क्यों लाया गया या क्या ड्राफ्ट था? तो पहले ड्राफ्ट समझेंगे, फिर इसका रीजन समझेंगे कि क्यों लाया गया था। रॉलेट एक्ट का ड्राफ्ट था कि भारत में इस एक्ट के थ्रू अगर रॉलेट एक्ट लागू होता है तो किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेक्ट, शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, कम से कम 2 साल की सजा होगी, विदाउट वारंट एंड विदाउट नॉन बेलेबल इम्प्रिजमेंट। उसके लिए ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वारंट की जरूरत पड़ेगी और ना ही उसमें बेल मिल सकती है।
सो इसे काले कानून के नाम से भी जाना गया है इतिहास में। ब्रिटिश ऐसा कानून क्यों लेके आई भारतीयों के लिए? तो हमने देखा है 1917 से प्रीवियस क्लास में जब हमने पीसेंट्स मूवमेंट पढ़े थे तो 1917, 1918 लगातार भारत में रिवोल्ट्स हो रहे हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट। सो ब्रिटिश इन रिवोल्ट्स को क्रश करना चाहती थी, इन रिवोल्ट्स को दबाना चाहती थी, ब्रिटिश लोगों में खौफ बैठाना चाहती थी कि अगर वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो ब्रिटिश उन्हें कम से कम 2 साल के लिए शक के आधार पर विदाउट वारंट नॉन बेलेबल इम्प्रिजमेंट दे सकते हैं। तो एक लाइन में हमें समझ आया कि रॉलेट एक्ट क्या था और क्यों लाया गया। तो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स में समझते हैं रॉलेट एक्ट। So after post first World War First, the British government in India was apprehensive about the growing sentimentals. So लगातार भारत में क्या हो रहा था, ब्रिटिश की सक्रिय राष्ट्रवादी भावना और क्रांतिकारी गतियों की संभावना लगातार बढ़ती जा रही थी। भारत में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, लगातार मूवमेंट्स चल रहे थे। तो इन मूवमेंट्स को क्रश करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ये रॉलेट एक्ट लाती है। तो इस रॉलेट एक्ट को लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसे रॉलेट कमेटी के नाम से जाना गया। तो रॉलेट एक्ट एक लीडर थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। उन्हीं की लीडरशिप में इस रॉलेट एक्ट को लाया गया था। क्लियर? सो इस रॉलेट एक्ट का पर्पस क्या था? रिप्रेसिव मेजरमेंट, सबसे पहले दमनकारी उपाय। तो इसका मेजर पर्पस था कि भारत में जो भी मूवमेंट्स चल रहे हैं, जो भी आंदोलन चल रहे हैं, उनको बेसिकली सप्रेस किया जा सके और उन भारत के ऊपर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसे मेंटेन किया जा सके। सो इसका उद्देश्य असहमति को दबाना और भारतीय आबादी पर नियंत्रण रखने के लिए युद्धकालीन आपातकालीन उपायों को बढ़ाना था। प्रिवेंशन ऑफ सेडिशन, उसके साथ साथ इसका मेजर पर्पस था राजद्रोह की रोकथाम। इसका मेजरली पर इसे डिजाइन किया गया था टू प्रिवेंट एंड सप्रेस सेडिशियस एक्टिविटी बाय अलाउइंग अरेस्ट एंड विदाउट ट्रायल। तो बेसिकली होगा क्या, अगर ये लॉ भारत में आता है या भारत में लागू होता है तो जो लोग राजद्रोह कर रहे हैं, ब्रिटिश की नजरों में राजद्रोह कौन थे? जो ब्रिटिश के अगेंस्ट बैटल कर रहे हैं। सो ऐसे लोगों को शक के आधार पे दबाया जा सके, शक के आधार पे गिरफ्तार किया जा सके और विदाउट ट्रायल और विदाउट डिटेंशन। अब एक बार ड्राफ्ट देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट का मेजरली ड्राफ्ट क्या था? रॉलेट एक्ट का ड्राफ्ट था डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना परीक्षण के हिरासत में। सो बेसिकली रॉलेट एक्ट अलाउ करता था डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के डिटेंशन को, अगर उसे सस्पेक्ट के आधार पर अरेस्ट किया जाता है। अब सस्पेक्ट कैसा होगा? या तो ब्रिटिश को लग रहा है वो कोई टेररिस्ट है, या ब्रिटिश को लग रहा है वो क्रांतिकारी है जो अशांति फैला रहा है, तो उसे कम से कम 2 साल के लिए सस्पेक्ट के आधार पर विदाउट वारंट या विदाउट ट्रायल अरेस्ट किया जा सकता था अंडर रॉलेट एक्ट। क्लियर? नो जूरी ट्रायल, ना तो उसका कोई जूरी ट्रायल होगा, कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा उसे। रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस, बेसिकली क्रांतिकारी जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके थॉट्स विचारों को दबाने के लिए इस एक्ट के अंदर प्रेस जो मीडिया थी उस पर भी पूरी तरह से सेंसस कर लिया गया था। और ब्रिटिश कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, और उस पर्सन को बिना वारंट के, यानी पुलिस को पावर दे दी गई कि वो बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये मेजरली ड्राफ्ट रहा था रॉलेट एक्ट का। नेक्स्ट इज डेट पास्ट, कभी से पास किया गया? रॉलेट एक्ट को पास किया गया मार्च 18, 1919 को। तो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट को पास किया गया था, कनेक्शन टू जलियांवाला बाग मस्कारा। तो इसमें हम ये भी समझेंगे कि ये जलियांवाला बाग से किस तरह से रिलेट रहा है। सो कैसे रॉलेट एक्ट की वजह से ही जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था, इसको समझते हैं, एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि गांधी जी ने भी इस लॉ के अगेंस्ट, इस ब्लैक लॉ और रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट आंदोलन स्टार्ट किया था। तो होता क्या है, पंजाब में 2 मेजर लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल मलिक, जो इस आंदोलन का विरोध करते हैं। इस रॉलेट एक्ट का पर्टिकुलर पंजाब में विरोध होता है बाय 2 फेमस लीडर्स, डॉक्टर सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन। जब वो दोनों इस रिवोल्ट का, इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे होते हैं, इसके अगेंस्ट आंदोलन स्टार्ट करते हैं, तो रॉलेट एक्ट के अंदर ही उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। और उन्हीं को छुड़ाने के लिए बेसिकली पंजाब में बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोग
जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं, जहां पर आप सबको पता है जनरल ओडायर कंटिन्यू फायरिंग करता है। सो नेशनल अनरेस्ट पहले समझते हैं, देशव्यापी अशांति कैसे हुई। तो जैसे ही रॉलेट एक्ट आता है तो पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। महात्मा गांधी एक दिन की हड़ताल डिक्लेयर करते हैं टू अपोज दिस एक्ट, और ये हड़ताल कब की रखी जाती है? अप्रैल 6, 1919 की। जलियांवाला मस्कारा, जैसा मैंने बताया था, बैसाखी वाले दिन लोग अपना शोक और अपना बेसिकली ब्रिटिश के अगेंस्ट अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं ऑन अप्रैल 13, 1919, जो अमृतसर पंजाब में है। और वहां पर जनरल डायर और उसकी ट्रूप लगातार फायरिंग करती है, जहां पर लगभग 300 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। So, officially reported that 379 people died in Jallianwala Bagh incidents and 1,000 injured under during the time of Jallianwala Bagh incidents. So, यहाँ से ये रिवोल्ट और मजबूती पकड़ता है। पूरे देश में एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स बेसिकली फैल जाते हैं, लोग ब्रिटिश से चिढ़ने लगते हैं, ब्रिटिश के खिलाफ हो जाते हैं, पूरे देश में व्यापक आक्रोश फैल जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर एक कुछ स्टैटिक पॉइंट्स और देख लेते हैं। जलियांवाला बाग से हमने देखा रॉलेट एक्ट किस तरह से जलियांवाला बाग से रिलेटेड है। तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स में इतने सारे लोग मारे जाते हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड की जो टाइटल था उसे रिटर्न कर देते हैं टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बेसिकली जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। तो ये क्वेश्चन इस बार आया है अभी कि कौन से लीडर थे जिन्होंने नाइटहुड का टाइटल बेसिकली इस प्रोटेस्ट के थ्रू अपना रिनाउंस कर दिया था, छोड़ दिया था या त्याग दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके अलावा जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उन्हें केसर ए हिंद का टाइटल दिया गया था, एक मेडल दिया गया था। तो गांधी जी भी जलियांवाला बाग इंसिडेंट से हताश होकर अपना केसर ए हिंद का मेडल रिटर्न कर देते हैं। सो 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। नाइटहुड का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने रिटर्न किया था, और केसर ए हिंद का टाइटल और मेडल जो था वो महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग इंसिडेंट से हताश होकर रिटर्न किया था। डन। नेक्स्ट, जब भारत में इतना बड़ा शोक जताया जाता है या इतना बड़े लेवल पे ब्रिटिश के अगेंस्ट नारे लगते हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के खिलाफ लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में आती है और एक कमीशन सेटअप करती है जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में 2 हंटर कमीशन रहे, एक एजुकेशन के लिए और एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स को चेक करने के लिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स को हंटर कमीशन स्टैब्लिश करती है। अब हंटर कमीशन अपनी एक रिपोर्ट शेयर करता है जिसमें वो जनरल ओडायर को बेसिकली एक तरह से निर्दोष साबित कर देता है। वो कहता है कि जनरल ओडायर की गलती थी, बट पूरी तरह से जनरल ओडायर की गलती नहीं थी। उसकी सिफारिश पर वहां पर कोई भी गोलियां नहीं चलाई गई थी। तो लोग आगे चल के हंटर कमीशन से भी हताश होंगे और हंटर कमीशन के खिलाफ भी नारे लगाएंगे। तो आपको याद रखना है, हंटर कमीशन जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के जो हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टैब्लिश किया गया था। अब जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स हुआ, उधर रॉलेट एक्ट आया है, गांधी जी परेशान है, बहुत बड़े लीडर है। तो आगे चल के गांधी जी रॉलेट एक्ट से परेशान होकर, जलियांवाले बाग से परेशान होकर भारत में एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं जिसे नाम दिया जाता है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। तो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया असहयोग आंदोलन और नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। सो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का अगर हम बैकग्राउंड और पर्पस समझे तो सबसे पहले इसका मेजर रीजन था इकोनॉमिकल हार्डशिप जो ब्रिटिश ने लागू की हुई थी, आर्थिक कठिनाइयां। उसके अलावा ब्रिटिश की कुछ पॉलिसी जिसमें इंक्लूड था रॉलेट एक्ट और उसके साथ साथ जलियांवाला बाग इंसिडेंट। सो गांधी जी ब्रिटिश की पॉलिसीज, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग से इंसिडेंट से हताश होते हैं और स्टार्ट कर देते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। सो कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था वो खिलाफत मूवमेंट से इंस्पायर था, जिसका मेजर पर्पस था सेल्फ रूल और स्वराज। तो सेल्फ रूल और स्वराज का नारा देते हुए गांधी जी स्टार्ट करेंगे भारत में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो एक बार कुछ टेक्निकल पॉइंट्स देख लेते हैं। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को अगस्त 1 1920 को एस्टेब्लिश किया गया था। इसका बेसिकली मेजर पर्पस था बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब नॉन कोऑपरेटिव मतलब ब्रिटिश को सहयोग नहीं करना। असहयोग का मतलब क्या हो गया? ब्रिटिश को सहयोग नहीं करना। अब भारतीय लोग ब्रिटिश को सहयोग कहाँ कर रहे हैं, सपोर्ट कहाँ कर रहे हैं, कोऑपरेट कहाँ कर रहे हैं? तो आपको देखना है, सबसे पहले तो हम लोग ब्रिटिश जो फॉरेन क्लोज थे या ब्रिटिश के थ्रू जो फॉरेन चीजें थी, वस्तुएं थी, वो
परचेज कर रहे थे। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे वो ब्रिटिश के स्कूल्स में जा रहे थे, लॉयर्स थे ब्रिटिश के कोर्ट में जा रहे थे, उसके साथ साथ इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिश आर्मी में थे। तो पूरी तरह से हम लोग सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश को। भारतीय लोग ब्रिटिश को सर्व कर रहे थे बेसिकली, या फिर ब्रिटिश के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। तो गांधी जी यहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें बेसिकली इसका ड्राफ्ट और मेजर टारगेट था गांधी जी का कि हमें ब्रिटिश की सभी चीजों को बॉयकॉट करना है, चाहे वो ब्रिटिश के इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे ब्रिटिश ने कोई हमें टाइटल दिया हो, या फिर ब्रिटिश की कोई भी गुड्स हो। तो रिनंसिएशन ऑफ टाइटल्स, अगर किसी को ब्रिटिश ने टाइटल दिया है तो हमें उस टाइटल या उस उपाधि को वापस रिटर्न करना है। उसके साथ नॉन पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है, चाहे वो सर्विसेज हैं, स्कूल्स हैं या कोर्ट्स है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लॉयर कोर्ट नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे ब्रिटिश के। उसके साथ प्रमोट ऑफ स्वदेशी, और स्वदेशी चीजों को, जो भारत में बनी हुई चीजें हैं, जो हैंडमेड चीजें हैं इंडिया के अंदर, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको हमें अपनाना है। सो ये बेसिकली ब्रिटिश के, जो ब्रिटिश ने इतने सारे लोगों को मारा था जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के अंदर, उसी से नाराज होकर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट किया कि किसी भी तरह से ब्रिटिश को सपोर्ट मत करो। डेट ऑफ लॉन्च, जैसे हमें पता है कब इसे लॉन्च किया गया था, तो 1 अगस्त 1920 को लॉन्च किया गया था, जिसमें डिमांड रखी गई थी स्वराज की। स्वराज मतलब सेल्फ रूल, की हमें खुद का शासन चाहिए, खुद का प्रशासन चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम्स को सुन सके। तो भारत में वायसरॉय, अब तक जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी वो वायसरॉय की पोस्ट में कन्वर्ट हो चुकी थी। तो इस टाइम पे भारत में वायसरॉय चल रहे थे लॉर्ड रीडिंग। सो ये भी पूछ ले जाता है ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसरॉय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसरॉय थे। सो अब ये मूवमेंट स्टार्ट होता है 1920 में, मूवमेंट चलता है और 1922 तक मूवमेंट चलता है। गांधी जी की हमने पॉलिसीज पहले भी पढ़ी हैं। गांधी जी पूरी तरह से फोकस करते थे नॉन वायलेंस को। बट होता क्या है, जैसे ये मूवमेंट चल रहा था तो इसमें एक वायलेंस होता है, एक इंसिडेंस होता है, जिसे चोरी चोरा इंसिडेंट्स के नाम से जाना जाता है, जो 4 फरवरी 1922 को होता है। अब चोरी चोरा क्या था, बेसिकली चोरी चोरा इंसिडेंट्स में जो पुलिस थी और जो गांधी जी के आंदोलनकारी थे वो आपस में भिड़ जाते हैं, जिसमें गांधी जी के लोग एक पुलिस स्टेशन को, जो चोरी चोरा एक जगह थी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसे आग लगा देते हैं। तो क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे और गांधी जी के आंदोलन में वायलेंस हुआ था, कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसमें कुछ सिपाही और सिविलियंस की डेथ हुई थी। तो इस चीज से गांधी जी हताश होंगे। तो एक बार देख लेते हैं चोरी चोरा इंसिडेंट्स, प्रोटेस्ट, क्लैश विद पुलिस, पुलिस फायर्ड ऑन क्राउड लीडिंग टू कैजुअलिटीज। तो पुलिस ने क्या किया, लोगों के पे फायर किया। गुस्से में जो भीड़ थी उसने पुलिस पे हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की डेथ हो गई। सो वायलेंस हुआ गांधी जी के मूवमेंट्स में। अब इस वायलेंस से हताश होकर गांधी जी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को विड्रॉल कर देंगे फाइनली ऑन 12 फरवरी 1922। तो गांधी जी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट स्ट्रेसिंग नॉन वायलेंस, क्योंकि गांधी जी हमेशा अहिंसा को फॉलो करते थे और गांधी जी के आंदोलन में हिंसा हुई थी। सो गांधी जी इस आंदोलन को विड्रॉ कर देते हैं 12 फरवरी 1922 को। अब देखो कैसे कनेक्ट किया है हमने। सबसे पहला हम लोगों ने रॉलेट एक्ट समझा। रॉलेट एक्ट का ही कहीं ना कहीं रिजल्ट निकला जलियांवाला बाग इंसिडेंट। जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, रॉलेट एक्ट से परेशान होकर गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में अगर चोरी चोरी इंसिडेंट्स हुआ तो गांधी जी ने इसे विड्रॉल कर दिया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट चल रहा था, इतना फेमस मूवमेंट जो 2 साल तक चला था, उसमें सिर्फ गांधी जी थे, और भी बहुत सारे लीडर्स थे जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी कुछ फेमस लीडर्स रहे थे। अब होता क्या है इसमें, जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे वो गांधी जी के इस विड्रॉल डिसीजन से अनसेटिस्फाई रहते हैं, और वो आईएनसी छोड़कर अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं जिसे बोला जाता है स्वराज पार्टी। सो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के विड्रॉल के बाद फॉर्मेशन होगा स्वराज पार्टी का। तो यहीं से निकली स्वराज पार्टी। सो देखो यहाँ पे स्वराज पार्टी क्या थी। तो स्वराज पार्टी को 1923 में स्टैब्लिश किया गया था। सो आफ्टर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कुछ न्यू स्ट्रेटेजी की जरूरत थी। जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे वो कहीं ना कहीं गांधी जी से सहमत नहीं थे, एग्री नहीं थे कि उन्हें नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जो इतना मासी मूवमेंट, इतना बड़ा मूवमेंट था, उसे बंद करना था। तो गांधी जी से नाराज होकर मोतीलाल नेहरू वो सीआर दास बेसिकली फाउंड करते हैं स्वराज पार्टी इन इंडिया। तो स्वराज पार्टी को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के थ्रू फाउंड किया गया था। डेट ऑफ फॉर्मेशन
1 जनवरी 1920 को 23 को इस पार्टी को फॉर्म किया गया था। तो पार्टी का फॉर्मेशन डेट है January 1, 1923। सो अब क्या होता है बेसिकली, दे कंटेस्ट इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव काउंसिल टू ऑब्स्ट्रक्ट कॉलोनियल गवर्नेंस। तो औपचारिक शासन को बाधित करने के लिए विधान परिषदों के लिए चुनाव लड़ना इस पार्टी का मेजरली पर्पस था। और उसके साथ साथ बहुत सारे जो सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं उसको बढ़ावा देना था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनको भारत में लेके आना था। तो इन पर्पस के साथ 1923 में इस पार्टी को फॉर्म किया गया। क्लियर। सो कितने सारे टॉपिक्स देखे हमने, आपस में इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है, तो आपको याद रखना है। इस सीरीज के थ्रू भी आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काकोरी कॉन्स्पिरेसी, जिसे काकोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जाना जाता है। काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन डकैती, जो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। हुआ क्या था बेसिकली, भारत के कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़िया और कुछ फ्रीडम फाइटर्स मिलके ब्रिटिश की एक ट्रेन जा रही थी खजाने वाली उत्तर प्रदेश के काकोरी के पास, जिसे वो लूटते हैं, और इस इंसिडेंट्स को काकोरी इंसिडेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो क्यों हुआ था काकोरी इंसिडेंट्स? ताकि ब्रिटिश को फाइनेंशियली लॉस दिया जा सके। अगर ब्रिटिश को हम फाइनेंशियली लॉस देंगे, इकोनॉमिकली ब्रिटिश वीक होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर वो कम होगा, उनकी पावर कम होगी। तो इसी को लेके कुछ फ्रीडम फाइटर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, जिसमें मेजर फ्रीडम फाइटर्स थे, वो एक प्लान बनाते हैं कि हम ब्रिटिश की जो ट्रेन है, जो खजाने से भरी हुई ट्रेन है, उसको लूटेंगे। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक ट्रेन, ब्रिटिश की ट्रेन में लूट होती है। इस वजह से इसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो क्यों कहा गया इसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी? क्योंकि काकोरी में ही ये लूट हुई थी। अब इसका आउटकम क्या निकला? अब डकैती तो सक्सेसफुल रही, जो रॉबरी थी वो सक्सेसफुल रही, बट कहीं ना कहीं ब्रिटिश को इस चोरी का, इस डकैती का पता चल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो इस काकोरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह को काकोरी इंसिडेंट्स में दोषी पाए जाने पर फांसी दे दी जाती है। तो ये नाम याद रखने, किस किस को और कब फांसी दी गई थी। काकोरी इंसिडेंट्स में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहड़िया और रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 को काकोरी इंसिडेंट्स में गिल्टी फाउंड होने पर फांसी दी गई थी। क्लियर। उसके अलावा बहुत सारे एचआरए मेंबर्स को भी काकोरी इंसिडेंट्स के बाद अरेस्ट किया गया था। एचआरए हम आगे देखेंगे क्या था। काकोरी कॉन्स्पिरेसी अभी हमने देखी है, जिसमें एग्जीक्यूशन हुआ, फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आगे चल के बहुत सारे जो भारतीय फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने इस फांसी की निंदा की, जिससे आगे चल के और क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में बढ़ी। और इस काकोरी इंसिडेंट्स के बाद ही एचआरए मींस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सो एचआरए बेसिकली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 में इसको रिफॉर्म किया गया था, रिनेम किया गया था अंदर चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह। क्लियर। नेक्स्ट, अब बेसिकली हुआ क्या, जो क्रांतिकारी थे वो नए नए षड्यंत्र रच रहे थे, कैसे ब्रिटिश को हटाया जाए, या कैसे ब्रिटिश को और परेशान किया जाए, कैसे ब्रिटिश का रूल खत्म किया जाए। सो उसी की बेसिकली प्लानिंग के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर थे सॉन्डर्स, उसको असैसिनेट किया गया बाय इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, December 17, 1928 को। यहीं पे इसी टाइम पे साइमन कमीशन आ गया था, हम आगे देखेंगे। साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करते करते लाहौर में लाला लाजपत राय की भी डेथ हो गई थी इन पुलिस चार्ज। तो पुलिस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की डेथ होती है, आ, आ, क्योंकि वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। काकोरी इंसिडेंट्स के बाद फांसी हुई तो भारत के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कहीं ना कहीं हताश थे। तो उन्होंने दोबारा ब्रिटिश से बदला लेने का प्लान किया। ब्रिटिश को डराने के लिए जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसमें बॉम्बिंग करने का प्लान किया। तो यहीं से हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आया, सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली बॉम्बिंग।
तो क्या था सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली बॉम्बिंग, जो अप्रैल 8 1929 को हुआ था। बेसिकली इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था जो ब्रिटिश की दमनकारी नीति थी और जो क्रांतिकारियों को बेसिकली ब्रिटिश दबा रही थी, फांसी दे रही थी, तो इसके अगेंस्ट ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्बिंग की गई, जिसमें मेजर पार्टिसिपेंट्स थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा की गई थी। बहुत सारे लीडर्स थे। अब जब ये बॉम्बिंग होती है तो उसके ऊपर मुकदमा चलता है तो 3 फेमस फ्रीडम फाइटर भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव को फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट फांसी की सजा सुनाती है और मार्च 23 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। तो इसे हम शहीद और शहादत दिवस के नाम से भी समझते हैं या इस्तेमाल करते हैं या कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट इज सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो आगे आगे चल के आता है हमारा, या नेक्स्ट टॉपिक है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो क्या रहा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, ये समझते हैं। तो यहां तक समझ आया आपको? हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट गांधी जी के मूवमेंट्स देखे, 1857 का रिवोल्ट देखा, उसके बाद हम लोगों ने काकोरी कॉन्स्पिरेसी और सेंट्रल लेजिस्लेचर बॉम्बिंग को समझा। सो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को सिंपली समझने के लिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ क्या था एक्चुअल में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस टाइम पे भारत में जो गवर्नर जनरल चल रहे हैं ब्रिटिश की तरफ से, वो चल रहे हैं लॉर्ड इरविन। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, लॉर्ड इरविन के सामने, या जो इरविन था भारत में वायसरॉय की पोस्ट पे, उसके सामने अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं और इन 11 डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो समझते हैं वन बाय वन। गवर्नर जनरल इस टाइम पे चल रहे थे लॉर्ड इरविन, जिनका टेन्योर 1926 से 1931 तक रहा था। आगे चल के इसमें हम गांधी इरविन पैक्ट भी समझेंगे। इसमें अगर मैं बात करूं, इस टाइम पे ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन चल रहे थे, तो रामसे मैकडोनाल्ड जब भारत में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर के पद पर थे। ओके, क्या था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट? तो सबसे पहले अगर मैं समझूं तो गांधी जी ने इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखी, जो उस टाइम पे गवर्नर था या वायसरॉय था, और उसको टाइम दिया गया 30 जनवरी 1930 तक, कि या तो आप 30 जनवरी 1930 तक हमारी ये डिमांड्स को फुलफिल करो वरना हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। सो 30 जनवरी लास्ट डेट थी और उन्हें अपना सबमिशन करना था 31 जनवरी 1913 को। सो क्या थी ये 11 डिमांड्स? ये 11 डिमांड्स बेसिकली रिलेटेड थी कि ब्रिटिश को सॉल्ट टैक्स खत्म करना चाहिए, अपने जो डिपार्टमेंट्स है चाहे उसमें सीआईडी डिपार्टमेंट है उसको रिफॉर्म करना चाहिए, पोस्टल रिजर्वेशन एक्ट लाना चाहिए, वाइन के अगेंस्ट ब्रिटिश भारतीयों को परमिशन देनी चाहिए कि वो रिवोल्ट कर सके, टॉक्सिक जो एलिमेंट्स है उनको बंद करना चाहिए। तो सम इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड सोशल रिफॉर्म्स के लिए गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी ब्रिटिश गवर्नर के सामने। सो ऑब्वियस सी बात है ये डिमांड्स मानी नहीं गई होंगी, तो गांधी जी ने स्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जो मार्च 12 1930 को स्टार्ट किया गया था, जिसे हम जानते हैं दांडी मार्च के नाम से। तो दांडी मार्च सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का ही पार्ट था। आगे चल के हम देखेंगे जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, फेज 1 एंड फेज 2। सो स्टार्ट करते हैं फेज 1 ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सो गांधी जी ने डिमांड रखी इरविन के सामने, इरविन ने गांधी जी की डिमांड को मानने से मना कर दिया, जिस वजह से गांधी जी ने फेज 1 ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया, जो मार्च 12 1930 को स्टार्ट किया गया था, जिसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने 12 मार्च को 78 लोगों के साथ दांडी मार्च स्टार्ट किया, साबरमती आश्रम से दांडी तक जाना था और दांडी में जाके नमक को बनाना था। तो ये बेसिकली जो पहला फेज था ये काफी मासी मूवमेंट रहा, बहुत सारे लोग जुड़ गए ऐसा माना जाता है। दांडी पहुंचते पहुंचते अप्रैल में गांधी जी पहुंचते हैं, 34-35 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था। तो जब गांधी जी अप्रैल में पहुंचेंगे वहां पर, सॉरी, हाँ, दांडी मार्च 12 मार्च को स्टार्ट करते हैं, अप्रैल में दांडी पहुंचते हैं साबरमती आश्रम से जब पैदल चलते हैं गांधी जी, तो ऐसा माना जाता है लगभग 78,000 लोग गांधी जी के साथ जुड़ गए थे। तो जो 70 मेंबर्स के साथ स्टार्ट किया गया था, एक बहुत बड़ा मासी मूवमेंट हुआ ये। बहुत सारे अरेस्ट भी होंगे इसके अंदर और साथ के साथ गांधी जी सोल्ट का भी प्रोडक्शन करेंगे दांडी पहुंचकर।
सो अब होता क्या है, ये मूवमेंट काफी मासी मूवमेंट रहा, बहुत बड़े लेवल पे मूवमेंट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में आती है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में आती है तो इरविन फाइनली प्लान बनाते हैं कि हम गांधी जी आपके साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, और इसी समझौते को नाम दिया जाता है गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट मार्च 5 1931 को हुआ था बिटवीन गांधी जी एंड इरविन। और क्या था गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट के सक्सेसफुल का ही रिजल्ट था। तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जब सक्सेसफुल रहता है तो गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है, मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशर में आती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आता है कि हमें कहीं ना कहीं भारतीयों के सामने झुकना पड़ेगा। ओके, सो होता क्या है गांधी इरविन पैक्ट में, इरविन तैयार हो जाता है गांधी जी की कुछ जायज डिमांडों को मानने के लिए, जिसमें गांधी जी ने एक डिमांड ये भी रखी थी कि रॉलेट एक्ट के अंदर जिन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया उन्हें रिलीज किया जाए। सो इसमें ये इरविन एग्री हो जाता है कि हम उन्हें रिलीज करेंगे, सोल्ट प्रोडक्शन का राइट देंगे, बट उसके साथ साथ गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब यहीं से सिविल डिसोबीडियंट का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ 11 डिमांड के साथ। उसी में निकला दांडी मार्च और उसी में आया गांधी इरविन पैक्ट, और यहीं से आ गई फिर क्या, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो, दो तरह की टेबल हो सकती हैं, या तो राउंड टेबल होगी या रेक्टेंगुलर टेबल होगी। जो ये रेक्टेंगुलर टेबल है ये रिप्रेजेंट करती है लीडरशिप को, क्योंकि यहाँ पर लीडर्स बैठे होते हैं, बाकी अदर मेंबर्स बैठे होते हैं। राउंड टेबल का मतलब होता है इक्वल, मतलब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सभी क्या हैं, इक्वल हैं। तो जब लगातार भारत में इतने बड़े बड़े मूवमेंट्स हो रहे थे, सो ब्रिटेन में भी ब्रिटिश सरकार भी परेशान होगी कि क्या हो रहा है, भारत में इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं ब्रिटिश के खिलाफ। सो वो कुछ मीटिंग्स अरेंज कर दी है ब्रिटेन में, जिन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जहां पर वो शो करती है कि इंडियन लीडर्स सीधा ब्रिटेन में आए, आके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखेंगे जहां पर इंडियन लीडर्स को इक्वल समझा जाएगा। तो जब ये 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आती है तो गांधी जी का सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का फेज फर्स्ट चल रहा था, जिस वजह से गांधी जी इन्हें बायकॉट करते हैं, या इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बायकॉट करती है। तो जब गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है तो उसमें गांधी जी को एग्री कर लिया जाता है कि 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर गांधी जी को पार्टिसिपेट करना होगा। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस समझ आया कैसे गांधी इरविन पैक्ट से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस निकल के आई? क्लियर? ओके। अब क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया था, सो गांधी जी इस मूवमेंट को टेम्परेरी सस्पेंड कर देते हैं और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहीं पर कुछ की अरेस्ट भी हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया था ड्यूरिंग फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट नियर कराडी गुजरात, और साथ के साथ सरोजनी नायडू को भी अरेस्ट किया गया इन गुजरात। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल को रास गुजरात में अरेस्ट किया गया था, जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद यूपी में अरेस्ट किया गया था, और सी राजा गोपालाचारी को तमिलनाडु में अरेस्ट कर लिया गया था। वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे सदर्न इंडिया में। ओके, सो अब गांधी जी ने इसे टेम्परेरी बंद कर दिया क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट साइन हो गया था, इरविन एग्री हो गए थे, गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए एग्री हो गए इरविन पैक्ट के थ्रू। अब थोड़ी सी सिचुएशन समझो क्या होता है। जब गांधी जी 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सो वहां पर गांधी जी का सामना होता है बी आर अम्बेडकर से। बी आर अम्बेडकर भी डिप्रेस क्लास की तरफ से, डिप्रेस क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए थे, और इधर से गांधी जी आईएनसी की तरफ से अलोंग विद सरोजनी नायडू एंड मदन मोहन मालवीय सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए थे। जब गांधी जी वहां पहुंचते हैं तो बी आर अम्बेडकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि वो भारत में स्टेट लेजिस्लेचर में जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए सेपरेट इलेक्शन चाहते हैं। गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत सेपरेट इलेक्शन में बटे या डिप्रेस क्लास के अलग से इलेक्शन हो, तो गांधी जी इस बात का अपोज करते हैं। तो दो आइडियोलॉजीज होगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो गांधी जी जब पहुंचते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जनवरी 4 1932 को, सॉरी 1931 को जब गांधी जी पहुंचते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, सो वहां पर उनकी बातों को नहीं सुना जाता, बी आर अम्बेडकर की बातों को सुन लिया जाता है। बी आर अम्बेडकर का क्या मत था कि वो सेपरेट इलेक्शन चाहते हैं, गांधी जी का मत था, गांधी जी ने अपने पॉइंट रखा था कि हम सेपरेट इलेक्शन नहीं चाहते, भारत को नहीं बंटने देना चाहते। सो गांधी जी की बातों को तवज्जो नहीं दी जाती, जिससे गांधी जी परेशान होते हैं, वापस आते हैं, और वापस आके दोबारा से स्टार्ट करते हैं फेज सेकेंड ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट ऑन जनवरी 4 1932। सो क्यों स्टार्ट हुआ फेज सेकेंड, समझ आया आपको? तो जनवरी 4 19, तो सिविल डिसोबीडिएंट का फेज 1 स्टार्ट हुआ दांडी मार्च के साथ, फेज 1 खत्म हुआ
गांधी इरविन पैक्ट के साथ। फेज 2 स्टार्ट होगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी की बात को ना सुनने के साथ जनवरी 4 1932। अब जब ये स्टार्ट होगा तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। गांधी जी को जब अरेस्ट किया जाएगा उसके साथ साथ और भी लीडर्स थे या फिर और भी बहुत सारे लीडर्स थे जिनको अरेस्ट किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे जिन्हें अरेस्ट किया गया था। और जब गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है तो गांधी जी वहां पर फास्ट रखना स्टार्ट कर देते हैं और गांधी जी रखते हैं 21 दिन का फास्ट, जिसमें गांधी जी की सिचुएशन ऑलमोस्ट मरने जैसी हो जाती है। अब मेजर रीजन क्या था गांधी जी को अरेस्ट क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने दोबारा से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया। दोबारा से सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि गांधी जी बी आर अम्बेडकर की बातों से सहमत नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्शन हो। सो गांधी जी को जब अरेस्ट किया गया पूना जेल में तो मार्च 8 1933 को गांधी जी ने 21 दिन का फास्ट रखा। क्लियर? ओके। अब ये आंदोलन तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन उस फास्ट से एक रिजल्ट निकल के आया जिसे हम नाम देंगे पूना पैक्ट का। तो यहीं से आएगा पूना पैक्ट। तो उसके अलावा और कुछ पॉइंट्स देख लो। इसी आंदोलन में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका आंतरिक विभाजन हुआ था, उसको इंटरनली डिवाइड कर दिया गया था। उसके साथ साथ जो पब्लिक थी उसको बहुत सारी हार्डशिप पॉलिसीज का सामना करना पड़ा था, जो ब्रिटिश की बहुत सारी हार्डशिप पॉलिसीज थी। उसके अलावा छोटे मोटे प्रदर्शन लगातार चल रहे थे, लेकिन गांधी जी के अरेस्ट के बाद इस मूवमेंट में गिरावट आई। सस्पेंशन ऑफ मूवमेंट अप्रैल 7 1934 को इस मूवमेंट को गांधी जी को सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि गांधी जी अरेस्ट थे। तो महात्मा गांधी ने 7 अप्रैल 1934 को औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। सो इस आंदोलन के वापस लेने के पीछे पर्पस था क्योंकि आईएनसी कहीं ना कहीं स्प्लिट होती जा रही थी। अब आईएनसी स्प्लिट होने का मतलब है ब्रिटिश पावर जो थी वो और पावरफुल होते जा रहे थे। तो गांधी जी चाहते थे कि आंदोलन बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले जो अपनी पार्टी है, जो अपना संगठन है, उसको और मजबूत कर लिया जाए। तो इस वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया। तो मेन एम क्या था? टू रीऑर्गेनाइज एंड स्ट्रेंथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर? अब यहीं से निकल के आया पूना पैक्ट। पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ये सेकंड फेज से निकल के आया। गांधी इरविन पैक्ट फर्स्ट फेज से निकल के आएगा और पूना पैक्ट सेकंड फेज से निकल के आएगा। क्या था पूना पैक्ट? जो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच होता सितंबर 24 1932 को। गांधी जी क्योंकि जेल में थे तो गांधी जी के ब्याह पे सी राजागोपालचारी ने साइन किए थे। अब क्योंकि डिस्प्यूट कहीं ना कहीं गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में था, गांधी जी चाहते थे सेपरेट इलेक्शन ना हो, बी आर अम्बेडकर चाहते थे सेपरेट इलेक्शन हो। सो फाइनली बी आर अम्बेडकर गांधी जी से मिलने जेल में पहुंचते हैं। गांधी जी को आश्वासन देते हैं कि वो सेपरेट इलेक्शन नहीं कराएंगे, बट उसके बदले में गांधी जी को जो डिप्रेस क्लास है उसका सेपरेट इलेक्शन की जगह बेसिकली रिजर्वेशन इंक्रीज करना होगा, और वो रिजर्वेशन करना होगा 143 सीट्स। सो पहले पॉइंट था बी आर अम्बेडकर का कि जो डिप्रेस क्लास है उसके लिए सेपरेट इलेक्शन हो, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है सेपरेट इलेक्शन को खत्म करते हैं, लेकिन आप एक काम करो डिप्रेस क्लास के लिए सीट्स बढ़वा दो। वो की सीट्स कितनी करा दो? 143। सो फाइनली इस एग्रीमेंट के साथ पूना पैक्ट साइन होता है और गांधी जी भी एग्री हो जाते हैं कि ठीक है सेपरेट इलेक्शन रहने देते हैं और डिप्रेस क्लास, ये जो शेड्यूल कास्ट है, उसकी सीट्स को 143 इंक्रीज कर देते हैं। सो ये था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और उसके प्रॉपर फेजेस। तो समझ आया सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट क्या था। अब लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट। और भी बीच में रहे, इंडिविजुअल सत्याग्रह भी रहा है गांधी जी का, और भी छोटे छोटे मूवमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन आज इस सीरीज में हम मेजर मेजर मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं। सो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन क्या था? इस आंदोलन को मार्च 8 1942 को स्टार्ट किया गया था बॉम्बे से। तो अगस्त 8 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। सो क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट? कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट था और फेलियर था क्रिप्स मिशन का। कैसे? अभी ब्रिटिश पूरी तरह से इन्वॉल्व है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ब्रिटिश लगातार हारती जा रही है, ब्रिटिश भारतीय लोगों से भी सपोर्ट मांग रहे हैं थ्रू क्रिप्स मिशन। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था कि भारतीय हमें सपोर्ट करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आगे चल के अगर हम जीतते हैं तो आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे। अब जब क्रिप्स मिशन भारत में आता है 1942 में मार्च में, तो ये भारत में फेल हो जाता है।
ये सबसे अच्छा मौका था ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करने का। गांधी जी को समझ आ जाता है कि ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंगेज है, इधर क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया, तो क्या किया जाए, एक बड़ा आंदोलन स्टार्ट किया जाए। तो इसी मौके का, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के इम्पैक्ट का और फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन का गांधी जी फायदा उठाते हैं और स्टार्ट करते हैं भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आप समझ आ रहा है नाम से कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। सो बेसिकली इसका मेजरली जो डिमांड रखी गई थी उसमें ये रखी गई थी कि जो कॉलोनियल रूल है उसको भारत से आजादी मिलनी चाहिए और हमारा खुद का रूल होना चाहिए, स्वराज होना चाहिए। लॉन्च ऑफ द मूवमेंट समझने से पहले समझते हैं हु गेव द स्लोगन। तो ये जो गांधी जी थे उन्होंने इसी मूवमेंट के अंदर स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आती हैं। गांधी जी 7 अगस्त 1942 को अनाउंसमेंट कराते हैं मीडिया के थ्रू कि जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं अगले दिन यानी 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में इकट्ठा हो। अब लोग बहुत क्यूरियस थे क्या होने वाला है, गांधी जी क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो जितनी उस टैंक मैदान की कैपेसिटी थी मुंबई में, उससे ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं और वहां गांधी जी 3 स्टेटमेंट के साथ इस आंदोलन को शुरू करते हैं। फर्स्ट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सेकंड, करो या मरो। और तीसरा गांधी जी ने स्टेटमेंट कही थी, अब से हर कोई अपना नेता खुद होगा। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, गांधी जी का कौन सा मूवमेंट था जो नेतृत्वहीन था, जिसमें कोई लीडर नहीं था। सो होता क्या था मूवमेंट्स में, जैसे ही कोई मूवमेंट स्टार्ट होता, लीडर अरेस्ट कर लिया गया तो अचानक से मूवमेंट रुक जाता था, क्योंकि पूरा मूवमेंट लीडर के ऊपर डिपेंड करता था। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था कि अब से कोई भी लीडर नहीं होगा, हर कोई अपना लीडर खुद होगा। सो होता क्या है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एक रेजोल्यूशन पास करती है 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में, और यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। सो बेसिकली क्या था गांधी जी की स्टेटमेंट और पॉलिसी। गांधी जी ने जो भारतीय लोग से उनसे कहा था कि आप ब्रिटिश के अंडर पूरी तरह से काम ना करें, अपना स्वतंत्र रूप से काम करें और सेल्फ बेसिकली रिलायंस, खुद की चीजों पर निर्भर करें। मुख्य उद्धरण बेसिकली एक स्टेटमेंट थी गांधी जी की। यह एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूं, आप इसे अपने दिलों में अंकित कर सकते हैं और अपनी हर सांस को इसमें अभिव्यक्त कर सकते हैं। मंत्र है करो या मरो। तो एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी गांधी जी की ये, कि आजादी हम लेकर रहेंगे, या तो आजादी लेंगे या देश के लिए मर जाएंगे। तो ये जो ड्राफ्ट था क्विट इंडिया मूवमेंट का, ये कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तैयार किया था। इसमें ड्राफ्ट क्या था, बेसिकली सेम क्विट इंडिया मूवमेंट की तरह की, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरह की, हमें सार ब्रिटिश को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करना है। अब जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट होता है तो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। इसमें क्या होता है, डिमांड की अगर हम बात करें तो भारतीय चाहते थे कि ब्रिटिश जो रूल है उसको तुरंत पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। उसके अलावा इस मूवमेंट को नॉन वायलेंस तरीके से रखा गया था, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा को प्रोत्साहित किया गया था, और कहा गया था कि कोई नई प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो। सो भारत को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, भारत में नई इंतरिम सरकार का फॉर्मेशन होना चाहिए और ब्रिटिश रूल पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। फेमस लीडर्स कौन कौन इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट से रिलेटेड, तो महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू इस मूवमेंट से रिलेटेड थे। उसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, ये सब फेमस रूलर रहे। और अरुणा आसफ अली तो बहुत फेमस रही थी ये, इन्होंने ही होस्ट किया था इंडियन फ्लैग एट ग्वालियर टैंक पर। तो पूछ लिया जाता है अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से रिलेटेड थी, तो अरुणा आसफ अली क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड थी। क्लियर। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या रहा, ब्रिटिश ने तुरंत इस आंदोलन को खत्म करने के लिए गांधी जी को अरेस्ट कर लिया, नेहरू जी को अरेस्ट कर लिया, और बहुत सारे प्रोमिनेंट लीडर को अरेस्ट कर लिया गया ताकि आंदोलन ज्यादा बड़े लेवल पे ना फैल सके। सो बहुत सारे लीडर्स को इस आंदोलन में अरेस्ट कर लिया गया था। उसके साथ साथ आंदोलन को दबाने के लिए ब्रूचुअल फोर्स का इस्तेमाल किया गया, मास में अरेस्ट किया गया, पूरी तरह से सेंसरशिप कर दी गई और ब्रिटिश ने हिंसा का यूज किया। उसके साथ साथ भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ मतलब आर्मी का रूल लागू कर दिया। सेम रॉलेट एक्ट की तरह डिटेंशन विदाउट ट्रायल भी भारत में लागू कर दिया गया, जिसमें थाउजेंड ऑफ एक्टिविस्ट को, जो क्रांतिकारी थे, उन्हें बिना ट्रायल की कुछ महीनों के लिए जेल कर दिया गया ताकि आंदोलन को क्रश किया जा सके।
इसकी लीगेसी और इम्पैक्ट क्या रहा? हालांकि ब्रिटिश ने इस आंदोलन को कब्जा कर लिया था, इस आंदोलन को दबा दिया था, बट कहीं ना कहीं आगे चल के जो हमें आजादी मिलेगी या आजादी की जो डिमांड थी वो भारत में काफी तेज हुई, और इसी आंदोलन का रिजल्ट रहा आगे चल के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने सोचा कि भारत को आजाद कर दिया जाए और भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। क्लियर? इंटरनेशनल अटेंशन, ये जो स्वतंत्रता संग्राम था इसमें भारत का जो स्ट्रगल था, भारतीय लोगों का स्ट्रगल था, उस पे इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों का ध्यान गया। और फाइनली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश तैयार हो गए भारत को आजादी देने के लिए, और फाइनली 1947 में भारत को आजादी मिल गई। क्लियर? सो ये थे मेजर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स जो हमने पढ़े हैं। सारे टेक्निकल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू।